नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत, 12 घायल, मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री आवास में 38वें राष्ट्रीय खेल के मौली का सीएम धामी ने किया स्वागत। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली आकर्षण का रहे केंद्र। राष्ट्रीय खेलों के सभी चैंपियन खिलाड़ियों को दिया जाएगा महाभोज। मंत्री रेखा आर्या ने पदक राशि सहित अन्य घोषणाओं का जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। स्मार्ट मीटर को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया अहम फैसला। सभी मंत्री, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। चमोली जिले की भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन भ्रमण करना हुआ आसान। परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे पर्यटक। चारों धाम में हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश के साथ शीतलहर चलने से बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारों धामों में हुई बर्फबारी और गिरा तापमान। निचले इलाकों में हल्की बारिश से ठंड बढ़ी। औली चक्राता में भी बर्फबारी हुई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई। पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं लोग। आपको बता दें, बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई। और अब बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की, जहां दो पक्षों के विवाद में चली गोली। विवाद में गोलियां चलने की भी खबर है। विवाद का कारण चुनावी रंजिश बताई जा रही है। उधम सिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाद में गोलियों के चलने की भी खबर है। गोलियां चलने से दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने मामला नियंत्रित किया। घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर किया है। उधम सिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर इलाके की ये घटना, जहां फिलहाल घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर हरिद्वार से है, जहां दिल्ली की सामाजिक संस्था अभिनव समाज ने 170 लावारिस लोगों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। कनखल स्थित सती घाट पर खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां दिल्ली की सामाजिक संस्था अभिनव समाज ने 170 लावारिस लोगों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। कनखल स्थित सती घाट पर पंडित विनय प्रधान ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन संस्कार संपन्न कराया। ये अस्थियां दिल्ली के शमशान घाटों से एकत्रित की गई थी। संस्था के संस्थापक जीके गुप्ता ने बताया कि उनकी संस्था अब तक 370 लावारिस अस्थियां गंगा में विसर्जित कर चुकी है। उनका उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाना है। मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों जो माता पिता को छोड़ देते हैं ऐसे वहीं समाधि के उसमें से ले नहीं जाते, उन्हें ऐसे बिना पैसे के कारण बहुत सी परेशानियों के कारण वो लोग वहीं छोड़ देते हैं, तो उनको मुक्ति मिलती नहीं है। तो मुक्ति तो किसी ना किसी के द्वारा मिलनी चाहिए ना। तो हम लोग ये जो मुहैया चलाए हैं अभिनव समाज के द्वारा, जो हमारे जीके गुप्ता जी महोदय हैं, उन्होंने ही हम लोग को बताया कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, आप एक बार स्टार्ट करिए और हम लोग ये ज़रूर करेंगे, है ना। आज हम लोग 170 अस्थियाँ लेके आए हैं जी, और सारी दिल्ली के शमशान घाटों से आई हैं, और सभी लावारिस लोगों की है, या कई और बच्चे भी कई बार नहीं लेके जाते, खर्चे के चक्कर में हमें कैसे लेके जाएं, वहीं शमशान में छोड़ जाते हैं। तो आज ऊपर वाले ने इनकी सेवा का मौका दिया है, कर रहे हैं जी। दिल्ली के शमशान घाटों में जाते हैं जी, उनके पास जो जो लावारिस हों जहाँ से, वो हमारी गाड़ी उठाती है। ये हमारा तीसरी बार आए हैं जी सती घाट पे। आज की मिला के हमारी तकरीबन ये 370 हो जाएंगे जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शनिवार देर रात इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल हरिद्वार में लाया गया। बताया जा रहा है कि चैंपियन और दस्त और पेट संबंधी शिकायत के बाद अस्पताल लाना पड़ा। जेल पुलिस की हिरासत में चैंपियन को वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट किया गया। इस दौरान चैंपियन के परिजन और समर्थक भी अस्पताल पहुंचे। हालांकि परिजनों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी और किसी भी बारे में बात करने से मना कर दिया। चैंपियन की तबीयत में फिलहाल सुधार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग करने के बाद से चैंपियन 20 दिनों से रोशनाबाद जेल में बंद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड के पदक विजेताओं को मिलेगा महाभोज। राष्ट्रीय खेलों के सभी चैंपियन को दिया जाएगा महाभोज। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी मिलेगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये फैसला है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के पदक विजेताओं को महाभोज मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों के सभी चैंपियन को दिया जाएगा महाभोज। पदक विजेताओं को नौकरी मिलेगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये फैसला सामने आया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में आज मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा गया। खासकर चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। बर्फबारी का असर पहाड़ी क्षेत्रों में खुशियां लेकर आया है, जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी से उनकी फसलें लाभकारी हो सकती हैं। वहीं होटल मालिकों में भी उम्मीद जगी है कि बढ़ते बर्फबारी के कारण पर्यटकों का आना बढ़ेगा, जिससे उनका व्यवसाय भी तेजी से चलने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल व आसपास की झीलों में नौकायन का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहां के नाविक जोर शोर से बोट बनाने में जुटे हुए हैं। वर्षों से नाव बनाने की कारीगरी से जुड़े नैन सिंह चौहान के अनुसार रोइंग बोट तुन और शीशम की लकड़ी से बनती है। अपने हल्के वजन के साथ साथ ये लकड़ी पानी में आसानी से खराब नहीं होती। बोट के फ्रेम में तांबे की कीलों को ठोककर उसे मजबूत बनाया जाता है। पानी में तांबे की कील जंग से भी बचाती है और बोट बनने के बाद पोटीन से चारों तरफ की दरारों को अच्छी तरह से भरा जाता है। पोटीन के सूखने के बाद नाव में सिंथेटिक वार्निश से पॉलिश किया जाता है। इससे नाव में स्थिरता और मजबूती आती है। नाविक समेत 4 लोगों को घुमाने वाली इस नाव की सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण इंतजाम किए जाते हैं। एक नई रोइंग बोट बनाने में लगभग 2 लाख रुपयों का खर्च आता है। ये इस समय हम आप सीजन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पूरा बोटों का जो है रंग रोगन का कार्य होगा। जिसकी बोट में रिपेयरिंग है, बोट ख़राब हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग होता है। कोई अपनी बोट पुरानी डैमेज करके नया बोट बनवाना चाहता है तो नया बन जाती है। ये नई बोट बनाई जाती है। इसमें तुन और शीशम की लकड़ी का यूज होता है। इसमें पूरी कॉपर की कीलें लगती हैं, जिसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसमें कॉपर की कीलें लगाई जाती है। और इस बोट की लाइफ नया अगर आप बनाएंगे तो लगभग 15 साल इसकी लाइफ होती है। बोट पूरी तैयार होगी तो इसमें फिर अलसी का तेल लगाया जाता है, जिससे लकड़ी मजबूत हो। और उसके बाद इसमें पोटीन किया जाता है। पोटीन के बाहर से फिर इसमें सिंथेटिक क्लियर वार्निश किया जाता है, जिससे बोट बिल्कुल शाइनिंग करे और लकड़ी ख़राब ना हो और पानी ना दे। लगभग नई बोट को बनाने में करीब 2 लाख के आसपास का खर्चा आ जाता है। इसमें करीब 20,000 की तो कॉपर की कील ही लग जाती है। आजकल 2500 रुपये किलो कॉपर की कील चल रही है। उसके बाद उसको बनवाई होती है, फिर उसको हम चौकोर बनाते हैं कील को, उसके बाद इसमें फिट करते हैं। तो लगभग 2 लाख रुपये का खर्चा आता है नया बोट बनाने में। ये बोटें सर ऊपर लेक से उठाई जाती हैं, 2-3 दिन सुखाई जाती हैं। उसके बाद पोटीन तेल वार्निश कर के 1 हफ्ता 10 दिन सुखाई जाती है बढ़िया करके। उसके बाद लेग में डाली जाती हैं। उसके बाद इसमें बोटिंग कराई जाती है सर। क्या फ़ायदा होता है ये बोटिंग और ये वार्निश का? इससे लीकेज नहीं होती है बोट में, बोट की लकड़ी ख़राब नहीं होती है, आराम से 10-15 साल चल जाती है सर। हर 6 महीने में, साल में 2 बारी इसमें पोटीन वार्निश तेल करना पड़ता है। इसको सूखने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है सर, पूरा कंप्लीट होने में। सब उसी के लिए सीजन की तैयारी की जा रही है। इसमें सब चेक किया जाता है, कौन सी पट्टी ख़राब है, कौन सी लकड़ी ख़राब है। उसके बाद इसको देख के रिपेयर किया जाता है। उसके बाद तेल पोटीन वार्निश करके लेक में डाली जाती है सर। सीजन को लेके हमारी बहुत उम्मीदें हैं सर। हमारा काम यही है, इसी से निर्भर रहते हैं। सबको आस लगाए बैठे हैं,
श्री माता रानी का आशीर्वाद है, देखो क्या होता है। अभी तो कुंभ चल रहा है, सबका भी उधर को भाग रहे हैं। अब मार्च अप्रैल से हमारा काम बढ़िया रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव के बाद मंगलौर में नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कस्बे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया। निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी ने इस बैठक में कहा कि नगर की समग्र उन्नति के लिए सभी सदस्य एकजुट हैं और विभिन्न विकास कार्यों की योजना बनाई गई है। अंसारी ने बताया कि कस्बे की दशा और दिशा को सुधारने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कई कदम उठाए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाने का भी ऐलान किया ताकि कस्बा हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहे। सड़क निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य, काफी प्रस्ताव पास हुए हैं। मंगलौर की लाइटिंग व्यवस्था सुधारने का प्रस्ताव पास किया गया है। सड़क निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य, जो भी समस्या है सभी हमने पास किए गए हैं। वार्ड की मुख्य समस्याएं जल भराव की समस्या है, नाला सफाई की समस्या है और लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको सबको संज्ञान में लिया गया। उनको सभी प्रस्ताव उनके भी पास कर लिया गया। जल्दी इनका कार्य शुरू किया जाए। चेयरमैन साहब, सभी समस्याओं का संज्ञान लिया गया, सभी को जल्दी दूर कर लिया जाए। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां वन विभाग का फायर सीजन शुरू होते ही बागेश्वर वन विभाग के वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी कर्मचारियों द्वारा अपनी निजी 2 मांगों का शासन स्तर से मनवाने के लिए 3 दिनों से डीएफओ बागेश्वर के बाहर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बागेश्वर डीएफओ कार्यालय में आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के कुमायूं संयोजक चंदन राम का कहना है कि शासन स्तर से हमारी 2 मांगों में 2016 की वन दरोगा नियमावली को दोबारा बहाल करते हुए वन आरक्षी को प्रमोशन के तहत वन दरोगा बनाया जाए। दूसरी मांग के तहत वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी के कंधे में 1 स्टार लगा दिया जाए। हमारी उत्तराखंड वन विभाग के उच्च अधिकारियों से और शासन प्रशासन से अपने 2 सूत्री मांग है। प्रथम हमारी मांग है कि 2016 जो वन दरोगा भर्ती नियमावली थी उसको पुनः बहाल किया जाए और 100% प्रमोशन वन आरक्षी पद से वन दरोगा में किया जाए। और दूसरी हमारी एक ज्वलनशील मांग है कि वन बीट अधिकारी या वन आरक्षी जो भी हमारे साथी हैं उनके कंधे पर 1 स्टार दिया जाए, क्योंकि वो उनके आत्मसम्मान की वो लड़ाई है और वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो वन बीट अधिकारी होता है वो फ्रंट से लीड करने वाला होता है और इस विभाग में उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आज वन बीट अधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां उत्तराखंड में फायर सीजन घोषित होने के बाद बागेश्वर में भी वन प्रभावाधिकारी ध्रुव सिंह मरतोलिया द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करते हुए वन विभाग की फायर संबंधित तैयारियों से अवगत कराया है। वनाग्नि से निपटने के लिए बागेश्वर के आरक्षित वन और सिविल वनों सहित वन पंचायती वनों को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है।
साथ ही वनाग्नि पर रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। 31 क्रूर स्टेशन, 124 फायर क्रूर स्टेशन भी वन कर्मचारियों के साथ तैनात हैं। पिछले साल की तुलना में 2025 में कम वनाग्नि की घटनाएं हो सके, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील वनों को चयनित करके फायर से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जिस हिसाब से ग्लोबल से तो इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा उसके लिए। हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए जहाँ पे अग्नि दुर्घटना के लिए काफ़ी संवेदनशील है, उसको हम लोग बिल्कुल मुस्तैद से उस एरिया में गश्त बढ़ा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।